नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक रोड के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। इसमें पहले भाग में रोड निर्माण के इतिहास के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि हमारे पास रोड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किन चीज़ों पे रोड बनाते समय में विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए अपने पहले भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आवागमन के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आप सभी से कहूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले रोडवेज का आएगा, यानी कि सड़कों के माध्यम से, सड़कों के वजह से जो हम आवागमन हमें सुलभ हो पाता है, उसको हम रोडवेज की श्रेणी में रखते हैं। मसलन इस पे बस, स्कूटर, ट्रक वगैरह वगैरह ये सब आसानी से दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो थोड़ी ज़्यादा दूर तक यात्रा करने के लिए हमें रेलवेज़ की मदद लेनी पड़ती है। तो दूसरा जो हमारे पास आवागमन का प्रमुख साधन है वो रेलवेज़ है। इसमें ढेर सारे यात्री एक साथ बहुत लंबी दूरी का सफ़र आरामदेह तरीके से कर पाते हैं। तीसरा है जलमार्ग। आज के समय में जलमार्ग यातायात के लिए सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि उससे हम माल ढुलाई का काम बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। मसलन अगर किसी 2 देशों या 2 महाद्वीपों के बीच में कोई व्यापार हमें करना है, कुछ सामान यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ ले आना है, तो उसमें हमें जल मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह कंपैरेटिवली सस्ता है और सुलभ भी है। तीसरा और महत्वपूर्ण है एयरवेज़। एयरवेज़ में हम हवाई जहाज़ की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह तक कम समय में बहुत ही आसानी से यात्रा कर पाने में सक्षम हैं। हवाई जहाज़ या एयरवेज की वजह से महाद्वीपों के बीच की भी दूरी कम हो गई। चंद घंटों में हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, 2 सुदूर देशों के बीच की यात्रा कर पाते हैं। ये प्रमुख 4 हमारे पास आवागमन के साधन मौजूद थे। इससे इतर अगर मैं कहूँ आपको तो एक रोपवे होता है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक केबल होती है जिस पे एक कार लटकती हुई जाती है, उससे हम आसानी से स्टीप चढ़ाई यानी पहाड़ के निचले हिस्से से ऊपर तक यात्रा कर पाते हैं। तो रोपवे को भी हम कंसीडर कर सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आवागमन के साधन के तौर पे। अगर मैं रोडवेज़ की बात करूं तो रोडवेज़ का जो महत्व है वो प्रमुख ये है कि इसमें सड़कों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इस रोड पे हम ट्रक चला सकते हैं, बस चला सकते हैं। बस से हम लोगों को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाने में सक्षम होते हैं। ट्रक की मदद से हम सामान का ढुलाई कर पाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको व्यक्तिगत ट्रैवल करना है तो आप कार का इस्तेमाल कर पाते हैं। स्कूटर या मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल आप कर पाते हैं और ये सुलभ हो पाता है सड़क मार्ग की वजह से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है रोडवेज यानी कि सड़क मार्ग का, वो है कि ये आपके घर के बेहद नज़दीक तक उपलब्ध होता है। यानी आप बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि यातायात का वह साधन जो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वो आपका रोडवेज़ ही है। तो रोडवेज़ हमारे जीवन को सरल बनाने में, हमारे विकास को गति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर मैं आपके सामने सड़कों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो किसी व्यक्ति या सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें सड़कों की मदद लेनी पड़ती है। बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में सड़कों का बहुत ही अहम योगदान होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि किसी एक शहर में शहर के किसी एक कोने में कोई घटना घट गई जहां पे कानून व्यवस्था बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कायदे की सड़क यानी बढ़िया ढंग की सड़क मौजूद है, वो सड़कों के जाल से कनेक्टेड है, तो आसानी से हमारा प्रशासनिक तंत्र उस जगह पर अपने वाहन का इस्तेमाल करके चला जाएगा, पहुंच जाएगा और कानून व्यवस्था बनाने में अपना अहम भूमिका अदा करेगा। शैक्षणिक और सांस्कृतिक संपर्क बनाए रखने के लिए सड़कों की मदद से हम 2 शहरों को, 2 जिलों को, 2 राज्यों को जोड़ पाने में सक्षम होते हैं। अगर कोई उच्च शिक्षा व्यवस्था किसी दूसरे शहर में मौजूद है तो हम सड़कों के माध्यम से आसानी से उस जगह तक यात्रा करके अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। अगर हम ट्रैवल करते हैं सड़कों के माध्यम से
तो सांस्कृतिक अपनी संस्कृति जो हमारे शहर की संस्कृति है वो हम दूसरे शहर को दे आते हैं और वहाँ की जो बेहतरीन संस्कृति है उसको भी अपने यहाँ तक ले आते हैं। तो एक तरीके से ये जो मिलना मिलाना है ये सड़कों के मदद से ही एक पॉसिबल हो पाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि शैक्षिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो सड़कों के माध्यम से होता है। व्यापार और अन्य आर्थिक विकास में मदद मिलती है। जैसे हमने सड़क बनाया तो हम एक जगह से सामान दूसरी जगह तक आसानी से मुहैया करा पाते, उपलब्ध करा पाते, जिससे हमारी व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है, उसमें तेज़ी आती है। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा सुदृढ़ करने में देखिए सड़कों के माध्यम से ही हम पहले तो आंतरिक सुरक्षा बरकरार रख पाते हैं, मतलब पुलिस प्रशासन को इससे सड़कों से मदद मिलती है। साथ ही साथ अगर देश के हम बाहरी यानी कि देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए अपने आर्टिलरीज यानी कि अपने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गन्स वगैरह वगैरह इन्फेंट्री के सारे साजो सामान को सीमा तक पहुंचाने के लिए सड़कों की मदद ली जाती है। तो कह सकते हैं कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सड़कों का बहुत ही अहम योगदान रहता है। अगर मैं बात करूं सड़कों के इतिहास के बारे में, यानी सड़क का निर्माण कहां से शुरू हुआ, तो हमें बहुत पहले पीछे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो बहुत ही क्लियर साक्ष्य हैं, जो बहुत ही स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास हैं, वो रोमन रोड्स का है, जो लगभग 312 ईसा पूर्व में बनाया गया होगा। इसमें जो सड़क का निर्माण किया गया था उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया के बारे में मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ज़मीन की सतह है। क्या किया जाता था इस निर्माण प्रक्रिया में कि एक गहरा गड्ढा जहाँ पे सड़क बनानी है जितनी लंबाई तक, ये सड़क कुछ ऐसे लंबी सी होगी, इस तरीके से सड़क होगी लंबी सी। इसमें ये हमने अनुप्रस्थ काट उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो जिस विड्थ तक हमें सड़क का निर्माण करना होता था उसमें एक गहरा गड्ढा खोदते थे। कब तक खोदते थे? जब तक कि नीचे हमें एक हार्ड स्ट्रेटा यानी कि मजबूत सतह न मिल जाए। एक बारी जब मजबूत सतह मिल जाती थी तो वहाँ पे पहले बड़े पत्थर हम रख देते थे, आप इस चित्र में आसानी से देख पा रहे हैं। उसके बाद कुछ मोटाई तक हम लाइम मोर्टार में क्या होता है, सुर्खी, चूना और पानी के साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी छोटे साइज़ के हम मिक्स करके यहाँ पर डाल देते थे, उसको कॉम्पैक्ट कर देते थे, दबा देते थे। इसके ऊपरी सतह पर हम सिर्फ छोटे साइज़ के पत्थरों को लगा करके उसको कॉम्पैक्शन करते थे, और सबसे ऊपरी सतह पर जिस पे हमारा वाहन चलने वाला है वहाँ पर बड़े साइज़ के मजबूत पत्थर हम लगा देते थे। आइडिया क्या था कि वाहन इस पे चलेगा तो ये घर्षण की वजह से ये सतह कमज़ोर होगी, इसलिए मजबूत पत्थर लगाया। ये नीचे न बैठे इसलिए हमने यहाँ पर लाइम, सुर्खी, चूना का हमने यहाँ पे कॉम्पैक्शन किया। नीचे हमने हार्ड स्टोन, बड़े साइज़ के स्टोन लगाए ताकि फाउंडेशन बनाई जा सके। तो यह रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन था। ये आपको 1312 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेसगेट मेथड हमें मिलता है रोड कंस्ट्रक्शन का, जो लगभग 1775 में फ्रांस में इसका साक्ष्य मिलता है। इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया था कि बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं खोदा गया, जैसे आप रोमन रोड में देख रहे थे कि काफ़ी गड्ढा होता था। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इसके प्रोफाइल में चेंजेस किए गए, इसके सतह में चेंजेस किए गए कि इसमें स्लोप दिया गया ताकि ये सेंटर लाइन है, ताकि अगर बारिश हो यहाँ पर हमारी सड़क पे तो सड़क पे रुके नहीं, वो बह करके साइड में चला जाए, जिसके लिए यहाँ पे ड्रेन भी बनाया गया कि सड़क पे जो बारिश का पानी आए वो बगल में बनी नालियों की मदद से वहाँ से चला जाए, बह जाए। इसके निर्माण में क्या किया गया, जो फाउंडेशन था उसके ऊपर बड़े साइज़ के स्टोन को हमने पत्थरों को रखा, उसको कंपैक्शन किया, फिर सबसे ऊपर में हमने छोटे और फिर महीन साइज़ के पत्थरों को रखा और फिर उनको कंपैक्शन किया। इस तरीके से ट्रेसगेट मेथड का साक्ष्य हमें मिला। टेलफोर्ड मेथड लगभग 1820 में हमारे सामने आता है। ये इसके लिए आप देखिए इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया कि यहाँ पर तो क्रॉस स्लोप तो हमने दिया ही पानी के बहाव के लिए, लेकिन जो फाउंडेशन था उसमें काफ़ी बड़े साइज़ के पत्थर हमने लगाए। ये आप जो पत्थर देख रहे हैं ये बड़े साइज़ के लगाए गए। ये देखिए रोड का सेंटर लाइन है। माना ये गया कि रोड के सेंटर के आसपास जो लोड आता है वो बहुत हैवी होता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर इस प्रोफाइल में बड़े साइज़ के पत्थर लगाए गए हैं। रोड के मध्य के नज़दीक काफ़ी सारे पत्थर हैं, मजबूत पत्थर हैं। दूसरी लेयर में छोटे साइज़ के पत्थरों को रख करके उनका कॉम्पैक्शन किया गया, जबकि जब हम उसके किनारे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर लाइम मोर्टार फिर से लगाया गया।
सतह पर हमने क्या किया कि सतह पर बहुत छोटे साइज़ के पत्थरों को लगा करके हमने कॉम्पैक्शन कर दिया। ये टेलफोर्ड मेथड में हमें इसकी जानकारी मिलती है। मैकडम मेथड सबसे बढ़िया मैकडम ये रोड निर्माण का तरीका था। आज भी इसमें से कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाटर बाउंड मैकडम रोड आज भी बनाई जाती है। ये लगभग 1816 में हमारे सामने आया। इसमें ठीक वही था कि बड़े साइज़ के पत्थरों को नीचे रख के कॉम्पैक्शन किया गया, फिर छोटे साइज़ के पत्थरों को ऊपर रखा गया, जिसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल्स डाल करके कॉम्पैक्शन किया गया। तो ये हमारे पास मैकडम जो रोड कंस्ट्रक्शन है, ये आज भी प्रासंगिक है। इसमें भी क्रॉस स्लोप और किनारे पर ड्रेन की व्यवस्था मिलती है आपको। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में बताऊं, अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब सड़क निर्माण या उसके विकास के बारे में चर्चा करते हैं, तो 1934 में आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर रोड का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, उनके महत्व को कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन सी सड़क ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसको हम थोड़ी कम श्रेणी नीचे उस क्रम में नीचे रख सकते हैं। यह क्या शोध करता है कुछ एक संस्थाओं की मदद से। फिर वो हमें सड़क के विकास करने में जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो भी हमारे भारत सरकार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रोड के पास, सड़क निर्माण का जो मंत्रालय है उसको अपनी महत्वपूर्ण इनपुट सूचनाएं प्रेषित करता है। तो इंडियन रोड कांग्रेस के ही कंसल्टेशन से हमारे पास आज जो भी रोड निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो उसी के कंसल्टेशन से अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको हाईवे अलाइनमेंट की बात करूंगा। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमने ये देखा कि ये सिटी ए है और ये शहर बी है, अब हमें इसके बीच में सड़क निर्माण करना है, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, किधर से होके जाएंगे। इसके बीच में हो सकता है सी, डी, ई, एफ 3-4 और शहर हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर हमारा ए और बी है जिनको कनेक्ट करना है रोड से। तो हम कौन सा अलाइनमेंट मतलब कौन सा पाथ चुनेंगे अपने सड़क निर्माण के लिए, उसमें जो विशेष बातें हैं वो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसा पाथ चुनेंगे जहाँ जिसका निर्माण में और रखरखाव में आसानी हो। पता चला है बीच में पहाड़ आ रहा है, उस पर बनाने में, रोड भी कंस्ट्रक्ट करने में मुश्किल है। कोई नाला आ रहा है या कई बार हम नाले को पार कर रहे हैं तो रखरखाव में समस्या आ रही है, तो ऐसी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। विस्थापन कम से कम करना पड़े, यानी कि रोड जब हम जिस अलाइनमेंट पे, जिस पाथ पे बना रहे होंगे, वहाँ पर हो सकता है किसी का घर मकान हो, कोई औद्योगिक कारखाने हों, तो उनको जब हम विस्थापित करेंगे तो उसके लिए भी हमें मुआवजे के रूप में धन खर्चा करना पड़ता है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि कम लागत लगाने के लिए हम कम से कम विस्थापन पे भी फोकस करते हैं, अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। उसके बाद निर्माण के दौरान जो हमें सामग्री चाहिए वो आसानी से मिल जाए, उसकी सुरक्षा बनी रहे, हम ऐसा भी रास्ता चुनते हैं। यथासंभव छोटा होना चाहिए, जो रास्ता हो वो छोटा होना चाहिए। अब देखिए, हम रास्ते मान लेते हैं कि ये ए और बी जो स्टेशन था, जो हमारा शहर था, वो महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ कम महत्वपूर्ण शहर ई भी है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि सड़क को ई के नज़दीक से होके नज़दीक से लेके जाएं। लेकिन अगर कहीं नदी या नाला है तो हम कोशिश करेंगे कि ये नदी या नाले को पार करने के लिए हमें कम से कम पुल बनाना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, पुल या पुलिया बनाने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके निर्माण कार्य में लागत क्या होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमें नदी नालों को पार करना पड़े, कम से कम विस्थापन करना पड़े। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बस्ती आ रही है, कोई रिहायशी इलाका आ रहा है, तो हम उसके साइड से होकर के उस रोड को निकाल देंगे। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम फोकस करते हैं। अब मैं बात करूंगा क्रॉस सेक्शन किसी रोड का। बहुत सरल क्रॉस सेक्शन किसी रोड का अनुप्रस्थ काट जब आप लेंगे तो उनमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन से टर्म्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कैरेज वे। कैरेज वे सड़क का वह हिस्सा होता है जिस पे आपका वाहन आसानी से मूव करता है, यानी कि चलता है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, आपकी कैरेज वे है। अब ये जिस मटेरियल से सड़क बना है उसकी सुरक्षा बरकरार रखने के लिए यहाँ पे शोल्डर्स दिए जाते हैं दोनों तरफ। आप देख पा रहे हैं शोल्डर्स कहाँ होते हैं, सड़क के दोनों तरफ हैं। अब अगर मैं कैम्बर की बात करूँ, कैम्बर क्रॉस स्लोप होता है और इसका उद्देश्य क्या है, बारिश का पानी सड़क के ऊपर न ठहरे, इसके लिए हम कैम्बर यानी कि सड़क का मध्य भाग ऊंचा रखते हैं और जो साइड का हिस्सा है उसको नीचा रखते हैं। अब देखिए,
बीच में इसकी मोटाई ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो अगर मैं इसका रेशियो यानी कि ऊंचाई और इसकी हाफ की चौड़ाई का अगर मैं tan थीटा लूँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो जो tan थीटा होता है वही उसको E से हम दिखाते हैं और वही आपका कैम्बर है। कैम्बर किस उद्देश्य से बनाया जाता है? ताकि पानी आसानी से सड़क की सतह से बह करके बगल में बने नालों में चला जाए। अब क्राउन की बात करेंगे अगर हम, तो क्राउन देखिए जो सड़क का मध्य भाग जो सबसे ऊंचा भाग है उसको क्राउन कहते हैं। लेकिन यही जब आपका डबल लेन या मल्टी लेन रोड होती है, टू लेन टू वे ट्रैफिक है या 4 लेन टू वे ट्रैफिक है, तो इस तरीके से वहाँ पे मीडियन होता है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे जिस पे ये पेड़ लगा है। जब कभी आप हाईवेज पे यानी कि नेशनल हाईवेज पे ट्रेवल करते होंगे तो उसमें क्या होता है, टू वेज होता है, यानी कि ये सड़क विभाजित है। इस वाले लेन पर जो लेफ़्ट वाली लेन है इस दिशा में ट्रैफिक और यहाँ पर इस दिशा में ट्रैफिक जाएगा। इसको टू लेन टू वे ट्रैफिक, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ जाने के लिए एक लेन है, दूसरी तरफ आने के लिए दूसरी लेन है। इसके बीच में मीडियन का निर्माण हम करते हैं। मीडियन अगर हाईवेज में है तो उसमें पेड़ पौधे लगा देते हैं ताकि रात में चलते समय जो विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी है उसका ग्लेयर यानी कि जो लाइट है उसकी चमक से ड्राइवर को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, इस पे पौधे लगा देते, थोड़ा पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो जो यहाँ पे क्राउन है, ये अगर अनडिवाइडेड रोड है तो क्राउन होगा, अगर डिवाइडेड रोड है तो बीच में मीडियन होगा। मीडियन पे हम कई बार प्लांटेशन का काम भी करते हैं, लेकिन जब ये शहरों के अंदर मीडियन बना होता है तो सिर्फ आपको एक प्रोजेक्टेड आरसीसी का एक प्रोजेक्टेड फॉर्म इस तरीके से रोड पे दिख जाता है। इसमें एक चीज़ और है, फुटपाथ और कर्ब। कर्ब क्या करता है, किसी भी जो वाहन इस पे चल रहा होगा रोड पर, ये कुछ इस तरीके से रोड है, इस पे जो वाहन चल रहा होगा वो फुटपाथ पे न चढ़ जाए, इसके लिए कर्ब का निर्माण हम करते हैं। फुटपाथ क्या होता है, आपके पैदल जाने के लिए होता है। अब साइकिल ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं, साइकिल ट्रैक पे आप पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरली किसके लिए बनाया गया है, साइकिल के चलाने के लिए। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है। अब सड़कों की वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है नेशनल हाईवेज। अगर लोकेशन और फंक्शन के आधार पर हम देखेंगे तो नेशनल हाईवेज आता है। इसकी महत्ता क्या है, ये शहरों की राजधानियों को जोड़ता है, देश की राजधानी से बाकी राज्यों की राजधानी को जोड़ता है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। अगर आप राज्य महामार्ग यानी स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो किसी राज्य में दो शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़क का निर्माण किया जाता है वो स्टेट हाईवे की श्रेणी में आता है। डिस्ट्रिक्ट रोड को दो हिस्सों में बांटा गया है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का काम क्या है, कोई छोटे कस्बे को हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं उनसे जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई जाती है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाती है। और बाकी जो रोड्स हैं सिटी के अंदर उनको हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि ओडीआर और ओडीआर के नाम से जानते हैं। एमडीआर शॉर्ट फॉर्म है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का। विलेज रोड जो हमारे गांव में सड़कें बनाई जाती हैं जिससे कि हम अपने गांव से मुख्य सड़क तक यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तक या डिस्ट्रिक्ट रोड तक पहुंच सके, वो विलेज रोड की श्रेणी में आते हैं। अगर लैंड विड्थ की बात करें कि कितनी चौड़ाई होती है तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि नेशनल हाईवेज के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए। देखिए ओपन एरिया, बिल्ट एरिया, बिल्ट एरिया का मतलब क्या है, रिहायशी इलाके। ओपन एरिया का मतलब क्या है, जैसे शहर से बाहर निकलते हैं जो क्षेत्र हमें मिलता है उसको हम ओपन एरिया बोल देते हैं, वहाँ पर हम सड़क को ज़्यादा चौड़ा रख पाते हैं। नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज के लिए लगभग 45 मीटर का विड्थ हमें ठीक रहता है। और वहीं जब बिल्टअप एरिया में आते तो ये 30 मीटर में आ जाता है। ये प्लेन यानी कि समतल जगह पर ये गाइडलाइंस है। अगर वही माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो यह चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ में सड़क निर्माण करना बड़ा ही मुश्किल काम है, टफ काम है। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए आप देख पा रहे हैं 25 मीटर। अब अगर एवरेज देखें तो 20 मीटर है प्लेन एरिया के लिए, वही 15 मीटर है पहाड़ी क्षेत्र के लिए। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपका एवरेज है समतल जगह पे 15 मीटर और 12 मीटर है पहाड़ी एरियाज़ के लिए। और जब विलेज रोड की बात करेंगे तो प्लेन क्षेत्र में यानी समतल जगहों पर ये लगभग 10 मीटर है और पहाड़ी क्षेत्र में ये लगभग 9 मीटर की विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं। अब रोड को अगर क्लासिफाई करेंगे कि मटेरियल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले अर्दन रोड आता है, फिर ग्रेवल रोड, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं वाटर बाउंड मैकेडम रोड, बिटुमिनस रोड और सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे।
अब देखिए अर्दन रोड पे क्या करते हैं, निर्माण प्रक्रिया के बारे में मैं फटाफट आपको बता दूं कि सबसे पहले जहां पे सड़क बनाया जाना है वहां पर सतह पे मार्किंग करने के बाद उस पर जो भी घास फूस झाड़ियां हैं पेड़ पौधे उनको काट छांट के हटा देते हैं। फिर एक ढलान और ग्रेडियंट के हिसाब से उस पर फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। फिर उस पर मिट्टी की परत बिछाते हैं जिसको कंपैक्ट करते हैं। 7-8 दिन तक कंपैक्शन के बाद इंतज़ार करने के बाद सड़क को आवागमन के लिए हम खोल देते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जैसे ही बारिश का सीज़न बीतता है, समय के बदलाव के साथ समय बीतते इसमें घास फूस और पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। ये सबसे नुकसान है अर्दन रोड का। अगर मैं ग्रेवल रोड की बात करूँ तो कुछ प्रक्रिया तो हमारे अर्दन रोड जैसी हैं। जैसे जब अलाइनमेंट का निर्धारण करते हैं तो पेड़ पौधे झाड़ियों को हम काट छाट के हटाते हैं, कैम्बर ग्रेडियंट के साथ हम उसका फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप सतह पे हम क्या करते हैं, ग्रेवल्स यानी कि कंकड़ पत्थर डाल करके उसको रोल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सतह मजबूत हो जाती है, बारिश के समय में उस पर कीचड़ नहीं होता, पेड़ पौधे कम उगते हैं। तो ये इस तरीके से ग्रेवल रोड का निर्माण किया जाता है। देखिए ये आवश्यकता के हिसाब से है। जैसे आप गांव में सड़क बना रहे हैं जिस पे बमुश्किल आपका साइकिल से कोई व्यक्ति जाएगा, मोटरसाइकिल से कोई जाएगा, या कभी कभार कोई 4 व्हीलर यानी कि कार वगैरह जाएगी। तो यहाँ पे लोड कम है, इसलिए इस रोड से भी काम हमारा चल जाता है, हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अब मैकेडम रोड यानी वाटर बाउंड मैकेडम की अगर हम बात करें तो कुछ प्रक्रिया पहले जैसी है। मसलन सबसे पहले तो हम अलाइनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, घास फूस जो भी है उसको हटा देंगे। कैम्बर और ग्रेडियंट दे करके हम क्या करेंगे, सबग्रेड का निर्माण करेंगे, यानी कि जिस पे सड़क बनानी है उस फाउंडेशन को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, आपने देखा होगा ये पत्थर तोड़ करके जो गिट्टी निकाली जाती है उसको हम फैला करके रोलिंग करेंगे। फिर उस पर स्क्रीनिंग मटेरियल से तात्पर्य क्या है, बहुत बारीक साइज़ की गिट्टी, उसको फैला करके पानी डालते हैं, फिर रोलिंग करते हैं। फिर जो उस पर एक्स्ट्रा बचा रहता है उसको झाड़ू से, जो वायर ब्रश वाला झाड़ू है उससे हटा देते हैं, वायर ब्रश से हटा देते हैं और फिर से पानी डाल के उसको रोलिंग करते हैं। पानी की मदद से जो स्क्रीनिंग मटेरियल है वो क्या करता है, वो बड़े पत्थरों के बीच में घुस जाता है। तो यह मैकेडम रोड आज बहुत प्रासंगिक है। जब भी हम बिटुमिनस रोड बनाते हैं उससे पहले हम मैकेडम रोड का निर्माण करते हैं ताकि हमें एक मजबूत सतह फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। अब मैं बात करूंगा बिटुमिनस रोड का। बिटुमिनस रोड को बहुत अगर सरल भाषा में मैं कहूं तो कई जगह पे कोलतार से बनी रोड कहते हैं, कई जगह पे इसको डामर रोड बोलते हैं। डामर रोड की विशेषता क्या है कि ये एक फ्लेक्सिबल सड़क है। इस पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही आसानी से 4 व्हीलर मतलब आपका नॉर्मल कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल बहुत आसानी से इस पर आप उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। कुछ हद तक आप उस पर जो है भार के साथ वाहन भी चला सकते हैं, जो आपके मालवाहक ट्रक हैं उनको भी चला सकते हैं। तो इनका जो विशेषता है बिटुमिनस रोड का, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब एक बार ये ट्रक गुजरा तो क्या होगा, ये दब जाएगा, लेकिन पुनः ये अपने शेप को रीगेन कर लेगा, अपने जो वास्तविक शेप था उस पर ये वापस आ जाता है। ये बिटुमिनस रोड की सबसे बड़ी खासियत है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो कई बारी देखिए जो बिटुमिनस रोड है इसको मैकेडम रोड के ऊपर ही बनाया जाता है। अगर फ्रेश नई बिटुमिनस रोड नहीं बनानी है तो जो एग्जिस्टिंग मैकेडम रोड है उसको वायर ब्रश से क्लीन किया जाता है उसके सतह को। फिर उसके ऊपर बिटुमिन यानी पिघले हुए कोलतार का एक लेयर लगा दिया जाता है। फिर चिपिंग्स यानी कि छोटे साइज़ की गिट्टियाँ जिसमें डामर मिक्स होता है, वो लगभग गर्म भी होता है, तो उसको एक यूनिफॉर्म विड्थ पे बिछा करके उस पर रोलिंग करते हैं, यानी कि रोलर के माध्यम से उसका कंपैक्शन करते हैं। ये 1 या 2 और परत में इसको किया जाता है। अगर हमें बिटुमिनस रोड नई निर्माण करनी है, बिटुमिनस रोड का नया निर्माण करना है, तो पहले जिस अलाइनमेंट पे वो रोड हमने निर्धारित किया है उस पे उसके सतह को साफ़ करते हैं। अगर कोई गड्ढा है तो उसको भर देते हैं। एक बहुत विशेष बात जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए बिटुमिनस रोड के निर्माण के लिए, कि जैसे अगर मान लिया कि ये हमारा अलाइनमेंट था, मैं ये साइड व्यू बता रहा हूँ, अगर इसके अलाइनमेंट में यहाँ पर कोई खड्डा है जिसमें हमने मिट्टी भरी ज़रूर लेकिन उसको कंपैक्शन नहीं किया, इसके ऊपर हमने लेयर्स बिछा दिए, अपने जो भी बीच के लेयर्स है वो हमने चिपिंग्स के बिछा करके कंपैक्शन कर दिया। जब एक बारी आप कंपैक्शन करके ख़त्म करेंगे तो यह जो खड्डा है ये सतह पर भी इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे आवश्यक क्या है
कि जो फॉर्मेशन है, जो सतह है, सबसे निचली सतह है बिटुमिनस रोड की, उसको लेवल होना बहुत ज़रूरी है, उसको फर्म होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा, चूँकि ये रोड ही फ्लेक्सिबल है, लोड पड़ेगा वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल कर जाएगा। तो अगर हम रोड नया निर्माण कर रहे हैं तो उसके अलाइनमेंट में सारे गड्ढों को भर देंगे, कॉम्पैक्शन करने के बाद ही उस पे हम फिर मैकेडम रोड का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बड़ी साइज़ की गिट्टियों को डालेंगे, फिर उस पर स्क्रीनिंग मटेरियल डालेंगे, पानी के साथ उसको कंपैक्ट करेंगे और कंपैक्शन के साथ ही हम कंपैक्शन के बाद उस पर वायर ब्रश से उसके सतह को क्लीन करेंगे। उस पर एक लेयर सबसे पहले पिघले हुए कोल तार का डाल करके फिर चिपिंग्स मैं दोबारा बता दूं क्या है, ये गरम बिटुमिन में मिक्स किया हुआ आपका छोटे साइज़ की गिट्टियाँ उसको डाल करके फिर रोलिंग करेंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण जो रोड है वो सीमेंट कंक्रीट रोड है, सीसी रोड है। ये जितने भी आजकल एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं या महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, सभी में कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही फर्म है। इसके निर्माण के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि बेस का निर्माण, यानी कि जो उसकी सतह है उसको फर्म किया जाता है, कई बार रोल किया जाता है पानी डाल करके मिट्टी के साथ। उसको रोलिंग करने के बाद जब सतह फर्म हो जाती है तो आवश्यक कैम्बर और ग्रेडियंट दे करके हम फॉर्म वर्क लगाते हैं। फॉर्म वर्क का मतलब क्या है, सड़क, जैसे ये सड़क है तो इसके किनारे किनारे सांचा लगाते हैं, फिर इसमें सीसी पोर करते हैं, सीमेंट कंक्रीट पोर करते हैं। इस पर कॉम्पैक्शन बिल्कुल नहीं किया जाता, इस पर वाइब्रेशन किया जाता है। वाइब्रेटर्स होते हैं, टेबल वाइब्रेटर्स है और बाकी सारे वाइब्रेटर्स हैं, उनकी मदद से वाइब्रेशन करते हैं ताकि उसके वॉइड्स कम हो जाए। 14-15 दिन तक हम इसमें पानी के साथ क्योरिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम आवागमन के लिए मार्किंग करने के बाद खोल देते हैं। इस पूरे पाठ में हमने क्या देखा, सबसे पहले जाना कि सड़क की महत्ता क्या है, कितने प्रकार के हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस है। फिर हमने इतिहास के बारे में जाना कि सड़क निर्माण के इतिहास कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने रोमन रोड देखा, फिर ट्रस गेट देखा, फिर उसके बाद हमने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन देखा और फिर बहुत महत्वपूर्ण मैकडम रोड को देखा। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में जब पढ़ा तो देखा कि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज़ है, फिर उसके बाद हमारे स्टेट हाईवेज़ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर हमने विलेज रोड के बारे में देखा। ये पूरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पे नीमी की ई बुक्स का इस्तेमाल किया है, साथ ही जस्टो एंड खन्ना साहब की लिखी हुई किताब हाईवे इंजीनियरिंग से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।